आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 7 फरवरी 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। मीटिंग के बाद ईरान फिर हुआ सख्त, कहा हमला हुआ तो अमेरिकी अड्डे कर डालेंगे धुआं धुआं। रूस का बड़ा एयर अटैक, यूक्रेन के एनर्जी सिस्टम पर 400 ड्रोन और 40 मिसाइलें बरसाईं। जून तक जंग खत्म करो, अमेरिका ने रूस और यूक्रेन को दे डाली डेडलाइन। इराक में धमाके से हलचल, अमेरिकी सेंटर बोला कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन। अमेरिका की दोगली इंसानियत का पर्दाफाश, ट्रंप के दोस्त के प्राइवेट जेट में भरकर फिलिस्तीनियों को हथकड़ी में लाया जा रहा तेल अवीव। फिलिस्तीन है मोरल कंपास, कतर में ईरान का सख्त बयान। नीदरलैंड की पार्लियामेंट का बड़ा फैसला, इसराइल को दे डाला जोरदार झटका। ताइवान पर चाइना की रेड लाइन, कहा हथियार डील हुई तो ट्रंप की विजिट पर होगा एक्शन। नाइजीरिया में खून खराबा, हमलों में 30 लोगों की मौत और सूडान में भागते लोगों पर ड्रोन से अटैक, बच्चों समेत 24 लोग हलाक। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और यह है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। वाकई तफसील होगी। पहली खबर यह है कि ईरान ने एक बार फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सुपर पावर के मिलिट्री अड्डों पर मिसाइलें बरसाने की वार्निंग दे डाली है। ये वार्निंग देने वाला शख्स भी अहम है और जहां ये वार्निंग दी गई वो जगह भी अहम है, लिहाजा इस वार्निंग का वजन काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, ओमान में बातचीत की हल्की गर्माहट अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि कतर से सीधी और सख्त आवाज़ आ गई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची की। अब्बास अराक्ची ने कतर में खड़े होकर साफ कह दिया कि अगर अमेरिका ने कोई हमला किया तो वेस्ट एशिया में मौजूद उसके मिलिट्री बेस सीधे निशाने पर होंगे, यानी तमाम अड्डों को धुआं कर दिया जाएगा। 7 फरवरी को अल जजीरा फोरम के दौरान अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान पड़ोसी मुल्कों की ज़मीन को नहीं छुएगा, लेकिन जहां जहां अमरीकी बेस हैं वो उसके लिए सबसे ईजी टारगेट हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरानी आर्म्ड फोर्स हर वक्त तैयार है और हम किसी भी दुश्मनी भरे कदम का फैसला कुन जवाब देंगे। साथ ही अब्बास अराक्ची ने ये लाइन भी खींच दी और दोहरा दी कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम बातचीत का हिस्सा बनेगा ही नहीं, क्योंकि ईरान उसे पूरी तरह से डिफेंसिव मामला मानता है, इस पर कोई मोल भाव नहीं होगा। यूरेनियम एनरिचमेंट पर भी अराक्ची पीछे हटते नहीं दिखे, बोले ये ईरान का हक है, 0% एनरिचमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और अमेरिका इसराइल के मिलिट्री हमले भी इस कैपेबिलिटी को खत्म नहीं कर पाए तो कोई बातचीत क्या कर पाएगी। दिलचस्प बात यह है कि यही अराक्ची एक दिन पहले ओमान की बातचीत को अच्छी शुरुआत, गुड स्टार्ट बता रहे थे, लेकिन साथ ही ये मान रहे हैं कि भरोसे की खाई बहुत गहरी है और रास्ता बहुत लंबा। उनके मुताबिक अमेरिका से बात सिर्फ न्यूक्लियर फाइल तक लिमिटेड है, बाकी मुद्दे टेबल पर है ही नहीं, चाहे मिसाइल हो चाहे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हो। यानी दोस्तों, तस्वीर 2 हिस्सों में बटी है। एक तरफ डायलॉग चल रहा है और दूसरी तरफ मिसाइलों की जुबान भी खुलकर बोली जा रही है। सवाल यही है, और बल्कि ये सवाल पुराना है, कि क्या ये दबाव बातचीत को डील तक ले जाएगा या किसी नई टक्कर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ईरान के अलावा भी कई और मुल्कों की अहम खबरें हैं, तो उन पर नजर डालते हैं। ठंड को हथियार बनाकर रूस ने एक बड़ा हमला किया है और यूक्रेन के एनर्जी सिस्टम पर, एनर्जी सेक्टर पर, जो बिजली बनाते हैं उन पर 400 ड्रोन और 40 मिसाइलें बरसाई हैं। जी, रूस ने यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर एक और बड़ा हमला किया। यूक्रेन का दावा है कि यह हमला हाल के महीनों में सबसे भारी एयर अटैक था। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने एक ही दिन में 400 से ज़्यादा ड्रोन और करीब 40 मिसाइलें दागी, जिनका निशाना पावर ग्रिड, बिजली बनाने वाले प्लांट और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन थे। यानी सीधा वार उस सिस्टम पर हुआ जो मुल्क को रोशनी और गर्मी देते हैं। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हर दिन रूस के पास असली डिप्लोमेसी चुनने का मौका होता है, लेकिन वो हर बार नए हमलों को चुनता है। उनके मुताबिक मॉस्को ठंड को हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है ताकि यूक्रेन पर प्रेशर बढ़ाया जा सके, और यही वजह है कि ट्राइलेटरल बातचीत को सपोर्ट करने वाले हर मुल्क को अब रिएक्ट करना पड़ेगा, ये ज़ेलेंस्की ने डिमांड की। दोस्तों, यूक्रेन की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब सर्द मौसम में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले सीधे आम लोगों की जिंदगी पर असर करते हैं, क्योंकि बिजली कटने का मतलब यूक्रेन में सिर्फ अंधेरा नहीं होता बल्कि हीटिंग सिस्टम का ठप हो जाना भी होता है। यूक्रेन का कहना है कि ये सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक नहीं
बल्कि सिविल लाइफ पर दबाव डालने की स्ट्रेटजी है। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका ने यूक्रेन और रूस दोनों को साफ टाइमलाइन दे दी है और कहा है कि इस साल तक, जून तक जंग खत्म करने का रास्ता निकाल लो। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर डेडलाइन मिस हुई तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दोनों तरफ प्रेशर बढ़ाएगा। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब रूसी हमलों से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बिजली सप्लाई घटानी पड़ी है। अमेरिका की ये डेडलाइन असल में एक पॉलिटिकल अल्टीमेटम लगती है कि अभी और लड़ते रहो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं लड़ पाओगे, तो बेहतर है सुलह का रास्ता निकालो। सवाल यह है, क्या मैदान की हकीकत जून तक सुलह की इजाज़त देगी? दोस्तों, आज इराक की कैपिटल बगदाद में एक धमाका हुआ जिससे अमेरिका के अंदर बेचैनी पैदा हो गई। हालांकि इस बेचैनी को अमेरिका ने छुपाने की बहुत कोशिश की है। बगदाद में अमेरिकी डिप्लोमेटिक सेंटर के पास धमाके की आवाज़ ने हलचल मचा दी, मगर अमेरिकी एम्बेसी का कहना है कि एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन था, कोई हमला नहीं। 7 फरवरी को जारी स्टेटमेंट में एम्बेसी ने कंफर्म किया कि यूएस डिप्लोमेटिक सपोर्ट सेंटर के अंदर ये धमाका प्लांट तरीके से किया गया, लेकिन डैमेज या जानी नुकसान पर कोई डिटेल नहीं दी गई। हालांकि कंट्रोल धमाका था तो खुद ही किया गया था, लेकिन ये धमाका खेज चीज़ वहां पहुंची कैसे ये पता नहीं। यानी आधी बात बताई गई, आधी छुपाई गई। एक ऐसे वक्त में जब पूरा रीजन पहले ही मिलिट्री टेंशन में डूबा हुआ है, बगदाद में अमेरिकी फैसिलिटी के अंदर एक्सप्लोजन की खबर अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल यह है कि क्या ये एक रूटीन सिक्योरिटी एक्शन था या किसी बड़े खतरे को पहले ही न्यूट्रलाइज कर लिया गया? एम्बेसी चुप है, मगर टाइमिंग बहुत कुछ कह रही है और हम जैसे लोग सवाल उठाने के आदी हैं। अब एक घिनौना खुलासा सुन लीजिए। एक तरफ खूबसूरत गजा बनाने की बातें हैं और दूसरी तरफ फलस्तीनियों की चुपचाप डिपोर्टेशन। ट्रंप का ये दोहरा खेल अब सामने आ चुका है और एक्सक्लूसिव खबर द गार्डियन ने भी छाप दी है। दोस्तों, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि गजा इंसानों के रहने लायक नहीं बचा, उसे खूबसूरत बनाना पड़ेगा। दूसरी तरफ उन्हीं के करीबी दोस्त का प्राइवेट जेट फलस्तीनी मर्दों को हथकड़ियां लगाकर अमेरिका से उठाकर तेल अवीव के एयरपोर्ट पर उतारता है और वेस्ट बैंक में छोड़ आता है। यह खुलासा एक नई इन्वेस्टिगेशन में हुआ है जिसने ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी और उनकी इंसानियत वाली बातों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इंसानियत के सो कॉल्ड पापा कटघरे में हैं। 6 और 7 फरवरी को आई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने 21 जनवरी की सुबह 8 फलस्तीनी मर्दों को इस्राएली अथॉरिटी ने वेस्ट बैंक के एक चेक पॉइंट पर उतारा। ठंड में कांपते हुए, जेल वाले ट्रैक सूट पहने हुए, हाथों में प्लास्टिक बैग, यही उनका पूरा सामान था। कुछ घंटे पहले यही लोग अमेरिका के एरिजोना में आईसीई की कस्टडी में थे और फिर उन्हें हथकड़ी और बेड़ियों के साथ एक लग्जरी प्राइवेट जेट में बैठाकर तेल अवीव भेज दिया गया। ये जेट फ्लोरिडा के रियल एस्टेट टाइकून गिल डेजर का बताया जा रहा है, जो ट्रंप फैमिली का करीबी दोस्त, डोनर और बिजनेस पार्टनर माना जाता है। तस्वीरों में दिखा कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उतरने के बाद इन फलस्तीनियों को सीधे वेस्ट बैंक की तरफ धकेल दिया गया। ये सालों से अमेरिका में रहकर काम कर रहे थे। सवाल ये उठ रहा है कि जब ट्रंप खुद कहते हैं कि गजा तबाह है, इलाका रहने लायक नहीं है और वेस्ट बैंक में सेटलर्स और आईडीएफ के जुल्म जारी हैं, तो फिर उन्हीं फलस्तीनियों को जबरन उसी जंग के माहौल में क्यों वापस भेजा जा रहा है? क्या ये सिक्योरिटी पॉलिसी है या पॉलिटिकल मैसेज है? और बहस यहीं से और तेज होती है। मैं इसे तेज करता हूं। ट्रंप ने कई बार ईरान के प्रोटेस्टर्स की जान की फिक्र जताई, उन्हें सपोर्ट के मैसेज दिए, कहा मदद आ रही है, लेकिन फलस्तीनी सिविलियंस के मामले में वही हमदर्दी नजर नहीं आती। दोस्तों, ये सिलेक्टिव इंसानियत है। जहां पॉलिटिकल फायदा दिखा वहां आवाज बुलंद कर दी, जहां दोस्ती और अलायंस बीच में आए वहां खामोशी बरत ली और लोगों को यल्ला रो भेज दिया। अब असली सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक इमिग्रेशन ऑपरेशन था या यह अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स का वो चेहरा है जिसमें इंसानियत भी कैंप के हिसाब से बटी हुई है। ये मेरा नहीं, ये वाली चल रही है क्या सियासत? फलस्तीन से रिलेटेड एक और बड़ी खबर सुनिए, इसमें ईरान का टच है। फलस्तीन वेस्ट एशिया का मॉरल कंपस है।
ये ईरान का सख्त बयान है जो आज सामने आया है। कतर की कैपिटल दोहा में अल जजीरा फोरम के स्टेज से ईरान ने फ़लस्तीन को सिर्फ एक पॉलिटिकल मसला नहीं बल्कि पूरे खित्ते का, पूरे इलाके का मोरल और स्ट्रेटजिक कंपस करार दिया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा कि गजा में जो हो रहा है वो इंटरनेशनल कानून, इंसाफ और इंसानियत तीनों के लिए सीधा चैलेंज बन चुका है। उनके मुताबिक फ़लस्तीन को रीजन के कई मुद्दों में से एक मुद्दा समझना ही गलत है, बुनियादी तौर पर गलत है, क्योंकि यही वो कसौटी है जिस पर पूरी दुनिया के मोरल यानी कि नैतिक दावे परखे जा रहे हैं। कौन कितने पानी में है, कितना हमदर्द है। अराक्ची ने कहा कि फ़लस्तीन का क्राइसिस सिर्फ गैर कानूनी कब्जे या खुद मुख्तारी से इनकार की कहानी नहीं रह गया है। उनके मुताबिक गजा में जो तस्वीर बन चुकी है वो दो बराबर की ताकतों की जंग नहीं बल्कि आम लोगों की सोची समझी तबाही है, जिसे उन्होंने साफ तौर पर यानी अराक्ची ने साफ तौर पर नस्ल कुशी यानी जेनोसाइड बताया। ईरान का कहना है कि अगर दुनिया इस मंजर पर भी खामोश रही तो इंटरनेशनल सिस्टम की साख ही सवालों में घिर जाएगी। और कुछ खबरें सुनिए। इसराइल को एक बड़ा झटका लगा है, नेतन्याहू को भी। इसराइली मिलिट्री इंपोर्ट पर ब्रेक लग गया है। कहाँ? नीदरलैंड में। नीदरलैंड ने ऑक्युपाइड इलाकों से खरीद घटाने का प्लान पास कर दिया है और ये नेतन्याहू की एक और खुली बेइज्जती है। नीदरलैंड की पार्लियामेंट ने एक ऐसा प्लान मंजूर किया है जिसके तहत नीदरलैंड इसराइल से आने वाली मिलिट्री और सिक्योरिटी इंपोर्ट पर यानी मिलिट्री से जुड़े सामानों पर अपनी डिपेंडेंसी, अपनी निर्भरता कम करेगा। खास तौर पर उन कब्जे वाले इलाकों से जो सामान आ रहे हैं जहां इसराइल के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन के इल्ज़ाम लगातार लग रहे हैं, वहां से आने वाले सामान नहीं खरीदेगा। इस फैसले को लेकर कहा जा रहा है कि बढ़ती इंटरनेशनल तनकीद और लीगल सवालों ने ऐसे माहौल पैदा कर दिया है कि डच यानी नीदरलैंड की सियासत को इस तरह का फैसला लेना पड़ा है। चाइना ने सख्त लाइन खींचते हुए ऐलान कर दिया है कि ताइवान पर कोई समझौता नहीं होगा और ये अमेरिका नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए सीधी वार्निंग है, क्योंकि ट्रंप चाइना आने वाले हैं। ट्रंप के मुमकिन चीन दौरे से पहले चीन ने सीधी रेड लाइन खींच दी है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ये बताती है कि अगर अमेरिका ने ताइवान को नए हथियार का पैकेज दिया तो अप्रैल में होने वाली ट्रंप की चाइना विजिट कैंसिल भी की जा सकती है। चाइना के सदर शी जिनपिंग ने एक फोन कॉल में साफ कहा कि ताइवान को अलग होने की इजाजत कभी नहीं दी जाएगी और अमेरिका को ताइवान में हथियारों की बिक्री के मसले पर जरा एहतियात से चलना होगा। मतलब डिप्लोमेसी की मुस्कुराहट के पीछे खुली वार्निंग छुपी हुई है। चीन ताइवान को सिर्फ एक इलाका नहीं, अपनी सरहदी अस्मिता का मामला मानता है, जबकि अमेरिका के लिए ये इंडो पैसिफिक पावर बैलेंस का सवाल है। अब देखना यह है कि ट्रंप हथियार डील को रोककर मुलाकात बचाते हैं या मुलाकात कुर्बान करके ताइवान पर पत्ता खेलते हैं, नया कार्ड फेंकते हैं। नाइजीरिया की सेंट्रल स्टेट बेनुए में एक बड़ा खून खराबा हुआ। पड़ोसी कस्बों में कुछ ही दिनों के अंदर 2 हमलों में कम से कम 30 लोगों की जान चली गई। लोकल सोर्सेज के मुताबिक क्वांडे इलाके के अनवासे गांव में हथियारबंद गिरोह ने बाजार पर धावा बोला और कम से कम 13 कारोबारियों को गोली मार दी। बेनुए सूबा कई सालों से आपसी टकराव, जमीन और जातीय लड़ाइयों का मैदान बना हुआ है, जहां हर नया हमला पुराने जख्म फिर से खोल कर रख देता है। जरा तसव्वुर कीजिए कि जान बचाकर कुछ लोग भाग रहे हों और उनके ऊपर आकर एक ड्रोन हमला कर दे और 24 लोग मारे जाएं। ऐसा ही कुछ हुआ सूडान में। सूडान की सिविल वॉर के बीच एक बार फिर भागती हुई फैमिलीज निशाना बनाई गई। डॉक्टर्स नेटवर्क के मुताबिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ के ड्रोन हमले ने सेंट्रल सूडान में एक ऐसी गाड़ी को उड़ा दिया जो बेघर किए गए लोगों को लेकर निकल रही थी। इस हमले में कम से कम 24 अफराद मारे गए, इनमें 8 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट कहती है कि यह हमला नॉर्थ कोर्दोफान सूबे के शहर रहत के पास हुआ, जहां ये लोग दुबईकर इलाके की लड़ाई से जान बचाकर भाग रहे थे। मेडिकल मॉनिटरिंग ग्रुप का कहना है कि गाड़ी में बैठे तमाम लोग पहले ही जंग से उजड़ चुके थे और अब रास्ते में ही मौत ने उन्हें जकड़ लिया। सूडान की जंग लगातार आम लोगों को कुचल रही है दोस्तों, और सवाल वही खड़ा है, इस तबाही पर आखिर ब्रेक कौन लगाएगा? फिलहाल हम खबरों पर ब्रेक लगा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि साफ गोई और आसानी से जो खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश की वो पहुंच गई होंगी। मेरा सलाम कबूल कीजिए। मेरी दुआ है आप लोग सलामत रहें, खुश रहें।